हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूजुअली जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा एम लक्ष्मीकांत को याद करते हैं। एम लक्ष्मीकांत में कुछ एक चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि जो भी अभी करंट अफेयर्स में इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे वहाँ पर कम डिस्कस किए हुए हैं, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ते हो वहाँ पर आपको ये कम मिलेगा। तो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर जाके ओनली आईएएस सर्च करके भी आप इसको देख सकते हो और आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसको देख सकते हो। वैसे तो ये जो पूरा सेशन है, पूरी सीरीज़ है, ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस मतलब कि सीएसएम बैच का पार्ट है, बट स्टिल आप इसको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली पॉलिटी के लिए देख सकते। अगर आपको ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए तो आप बेशक video.onlyias.in पर आके इस सीएसएम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Guys, welcome to Only IAS and today our point of discussion would be curative petition. इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक से मीन्स पे क्वेश्चन बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है। अगर आएंगे भी तो वो सिर्फ दो थीम्स पे आ सकते हैं। सबसे पहली थीम है क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन एंड स्पेशल लीव पिटीशन में क्या डिफरेंस है, और दूसरी चीज कि क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है और इसकी कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। बट चांसेस काफी रेयर है इस टॉपिक को लेकर, बट प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक को चालू करते हैं। आई होप आप में से काफी लोग जानते होंगे इस टॉपिक को पढ़ने की वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि जो निर्भया केस के कन्विक्ट्स हैं उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। और कौन सी अपील की थी? क्यूरेटिव अपील की थी, मतलब उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। अब इस क्यूरेटिव पिटीशन को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया था कुछ रीजंस देके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स, बट बिफोर दैट वी हैव टू सी कि भाई अगर कोई बंदा कन्विक्ट होता है या अगर कोई भी बंदा किसी भी तरीके का अपराध करता है तो किस तरीके से उसको सजा दी जाती है और कौन कौन से ऑप्शंस उसके सामने खुले रहते हैं। तो आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं जिससे आप इस चीज को बहुत आराम से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी बंदे ने कोई जुर्म किया है तो सबसे पहली जो उसकी सुनवाई होगी वो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी या फिर स्पेशल कोर्ट में होगी। आई होप आप सभी को स्पेशल कोर्ट का मतलब पता है। देखिए कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनको जल्दी निपटाना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेप के केसेस हैं, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके साथ कुछ अपमानजनक कार्य किया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो के कोर्ट होते हैं, तो आई थिंक आपको स्पेशल कोर्ट समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर निर्भया के जो कन्विक्ट्स हैं उनका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहले उनका केस गया स्पेशल कोर्ट में, बिकॉज ये एक रेप केस था और काफी क्रूर रेप केस था, तो उनका केस जाता है स्पेशल कोर्ट में। अब स्पेशल कोर्ट में इनको फांसी की सजा दी जाती है। इसके बाद इनका केस जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी इनके जो कन्विक्शन है उसको कंटिन्यू रखता है और इनको फांसी की सजा देता है। इसके बाद ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को कंटिन्यू रखता है। बट आपने तो लक्ष्मीकांत ये पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इसके ऊपर और कोई भी कोर्ट ऑफ अपील नहीं होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सारी प्रोसीजर रुक जानी थी। बट आपने न्यूज में देखा होगा कि निर्भया के जो कन्विक्ट्स हैं उन्होंने या तो रिव्यू पिटीशन दायर की या फिर उसके बाद मर्सी पिटीशन दायर की या फिर कोई क्यूरेटिव पिटीशन दायर की। तो वो सब कहां से आया? देखिए सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो फाइनल हियरिंग होती है उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने दो ऑप्शंस ओपन रखे हैं। एक आता है रिव्यू पिटीशन का और दूसरा आता है क्यूरेटिव पिटीशन का। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसके बाद कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है? जी हाँ, इसके बाद एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंट का रास्ता, मतलब एग्जीक्यूटिव का रास्ता, जिसमें मर्सी पिटीशन आती है। एंड आई होप आपने मर्सी पिटीशन के बारे में लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। फाइन, जब कंप्लीट सारी की सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट के सामने अपील कर सकते हैं। फाइन, अब देखिए यहाँ पर यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि रिव्यू पिटीशन क्या होती है, क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, स्पेशल पिटीशन क्या होती है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्यूरेटिव पिटीशन इन डिटेल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिव्यू पिटीशन क्या है और स्पेशल लीव पिटीशन क्या है। सो लेट अस कम टू द रिव्यू पिटीशन। देखिए जो रिव्यू पिटीशन की पावर है सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली दी गई है, मतलब आर्टिकल 137 में साफ साफ लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन या ऑर्डर पास करता है और उसके बाद अगर उस केस की पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने उस केस को दोबारा रिव्यू करने को बोलता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ मुझसे कुछ गलती हो गई थी, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने उस डिसीजन को दोबारा बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपने नालसा के केस में देखा होगा, या फिर आई थिंक आपने सेक्शन 377, नॉट नालसा, एक्चुअली सेक्शन 377
कि केस में देखा गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसके लिए मना कर दिया था, फिर बोला कि नहीं यार, मना कर दिया मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू रिमूव दिस प्रोविजन। सेक्शन 370 से आप जानते हैं कि यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया गया। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो हटाया, फिर दोबारा लगाया, फिर दोबारा हटाया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 137 का यूज किया था। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोविजन लिखा है कि किस कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, वो काफी वेग है। आप देखिए यहाँ पर टर्म्स लिखे हैं, ग्लेयरिंग ओमिशन, पेटेंट मिस्टेक या फिर कोई ग्रेव एरर। तो अब ये जो टर्म्स है काफी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक ग्लास का एग्जाम्पल बताता हूँ और यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से आधा भर दिया, अब आप बोल सकते हैं भाई ये तो आधा खाली है और मैं बोल रहा हूँ ये आधा भरा है। तो बस यही होती सब्जेक्टिविटी, सोचने का तरीका अलग होता है। तो इस चीज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर छोड़ के रखा है कि कब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से डिसीजन लेगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नोट करने के लिए आती है रिव्यू पिटीशन में, कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन के तहत किसी भी केस को सुनने की दोबारा बात की, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी मिस्टेक को इम्प्रूव करेगा जिसमें उसने गलती करी है। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस केस के ऊपर शुरू से दोबारा सारे के सारे तथ्य रखे जाएं, उसके ऊपर काम किया जाए, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ वही फैक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनेगा जहां पर आपने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है। अदरवाइज सारे के सारे फैक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट साइड में रखेगा। और अगर उसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये मेरी गलती थी, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को बदल दे या जो कोई सजा दी गई है उसको कम कर दे। बट अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं हमसे यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट विल कंटिन्यू विद द सेम डिसीजन। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने के लिए है, वो ये कि अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट को कन्विक्शन आया, मान लीजिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया, उसके 30 दिनों के अंदर आपको क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू पिटीशन दायर कर देनी है। अगर आप उसके बाद दायर करने की कोशिश करते हैं तो इट इज नॉट अलाउड कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। और एक चीज और सिर्फ वही लोग क्यूरेटिव पिटीशन को दायर कर सकते हैं जो कि उस केस में पार्टी है। मान लीजिए जो भी केस में स्टेक होल्डर है। अब यहाँ पर जो लोकस स्टैंडाई है वो रिलैक्स नहीं है। लोकस स्टैंडाई रिलैक्स होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी केस दायर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पर कोई इस नदी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहा है, तो यहाँ पर लोकस स्टैंडाइज रिलैक्स्ड है, मतलब पूरी जनता अगर चाहे तो इस बंदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जहां भी जाना चाहे वहां जा सकती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जहां पर लोकस स्टैंडाई रिलैक्स नहीं होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही केस फाइल करेंगे जो कि इस केस से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए, ठीक है, या फिर अभी जो हमारे पास सामने मुस्लिम वुमेन का जो केस आया है ट्रिपल तलाक को लेके, उस केस में आ गए, ठीक है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले इस केस को फाइल कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं लोकस स्टैंडाई रिलैक्स होने में और ना होने में क्या डिफरेंस होता है। सो दिस इज अबाउट द रिव्यू पिटीशन। अब इसके बाद एक और टर्म आती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उसे हम कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। देखिए, स्पेशल लीव पिटीशन कोई भी एक्चुअली में पिटीशन नहीं है, ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की लीव है, मतलब एक तरीके की वो आपसे पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने आपको मान लीजिए 10 साल की सजा सुना दी है और हाई कोर्ट ने ये बोला है कि हम यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका नहीं देंगे। तो अब आप आर्टिकल 136 के अंदर, ठीक है, आपको बता दूं जिस तरीके से रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 के अंदर मेंशन है, उसी प्रकार से ये जो आर्टिकल 136 है उसके अंदर स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में मेंशन है। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट मना भी कर देता है, तो अगर कोई भी पर्सन चाहे, कन्वर्टेड पर्सन चाहे, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है क्या मैं आपके सामने अपील फाइल कर सकता हूं, और अगर सुप्रीम कोर्ट हाँ बोल देता है तो वो अपील फाइल की जा सकती है, ठीक है। तो मेनली ये अपील को फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर है। तो आई थिंक आपको रिव्यू पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन में डिफरेंस समझ में आ गया है कि रिव्यू पिटीशन एक तरह की कंप्लीट पिटीशन है जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, वेयर एज स्पेशल लीव पिटीशन में क्या होता है कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके सामने अपील फाइल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मुझे हाई कोर्ट ने मना कर दिया, आप बताइए। और सुप्रीम कोर्ट अगर हाँ बोल देगा तो सुप्रीम कोर्ट उस अपील को आगे सुनवाई करेगा, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ओके, वेल एंड गुड। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे सामने, वो है क्यूरेटिव पिटीशन। देखिए, अभी तक हमने देखा रिव्यू पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन थे, एक्सप्लिसिटली मेंशन थे, बट वेयर एज अगर आप देखेंगे क्यूरेटिव पिटीशन, सो इट वाज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्चुअली में
जुडिशरी का एक नवीनीकरण है। जुडिशरी ने अपने आप से इस चीज को लाया है। किस केस में? रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनदर केस 2002। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इवन आफ्टर रिव्यू पिटीशन, अगर हम रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं तो हम आपके सामने एक बिल्कुल फाइनल एंड लास्ट रिजॉर्ट, इसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसके बाद आपको सीधे प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। मतलब एक लास्ट एंड फाइनल रिजॉर्ट, एक जुडिशियल रेमेडी आपके सामने रख रहे हैं कि अगर आप चाहें तो ये फाइनली क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं और एक बार हम फिर से आपके डिसीजन को या आपके जो भी कन्विक्शन है या आपका जो भी ऑर्डर है उसको हम दोबारा सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव था कि हो सकता है कि जो जज है उसकी पर्सनल बायसनेस हो, तो उसने पूरी प्रोसेस में उस पर्सन को हमेशा कन्विक्टेड ही समझा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है और उसने कोई ग्रेव काम किया है जिससे जज काफी गुस्से में है और बार बार वो अपील कर रहा है, बार बार जज बोल रहा है कि नहीं यार मैं तो सुनना ही नहीं चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोसेस थोड़ी बहुत अब्यूजिव है। मतलब आपको उसको नेचुरल जस्टिस का, आप या कह सकते हैं ड्यू प्रोसेस का मौका देना चाहिए। मतलब आपको उसको न्यूट्रल होकर सुनना चाहिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। और फिर हो सकता है दूसरा पॉइंट या दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था सुप्रीम कोर्ट का कि अगर किसी भी तरीके से जस्टिस का मिसकैरेज हो गया, फिर से ये टर्म्स आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन। तो इन दो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आप सभी के सामने रिव्यू पिटीशन के बावजूद एक और लास्ट और फाइनल रिजॉर्ट रख रहे हैं जिसे हम कहेंगे क्यूरेटिव पिटीशन। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन जो इसका ओरिजिनेशन है वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 और 145 से आया है। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दोस टू आर्टिकल्स। ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब इसकी क्या प्रोसीजर है ये समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इस क्यूरेटिव पिटीशन को आप सिर्फ और सिर्फ तभी फाइल कर सकते हैं जब रिव्यू पिटीशन आपने ऑलरेडी यूज कर ली हो। तो सबसे पहले आपको रिव्यू पिटीशन यूज करनी पड़ती है। अब रिव्यू पिटीशन को यूज करने के बाद भी आप इस क्यूरेटिव पिटीशन को सिर्फ और सिर्फ तभी दायर करेंगे जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी। अब देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंडीशन को अच्छे से बताया है। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल वायलेट हुआ है और दूसरा कोई न्यू एविडेंस हम सभी के सामने आ गया है। नेचुरल जस्टिस मतलब आप अपने, दैट मीन्स हर किसी को सुनने की आजादी है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसको ढंग से नहीं सुना या फिर मैं अपने केस का खुद ही जज था, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी का मर्डर किया और इसके बाद मैं खुद ही उस केस की सुनवाई कर रहा हूं, तो आप क्या बता पाएंगे कि मैं उसमें अपने आप को कन्वर्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं अपने आप को फांसी सजा दूंगा कि नहीं दूंगा? तो आंसर है नो, मैं अपने आप को फांसी सजा नहीं दूंगा। ठीक है। तो यू कैन नॉट बी अ जज ऑफ योर ओन केस। ओके। सो पहली चीज आती है नेचुरल जस्टिस, अगर नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया गया है तब। और दूसरा आता है अगर न्यू एविडेंस मिल गया हो। मान लीजिए ऐसा कोई एविडेंस मिल गया जो प्रूव कर सकता है कि हाँ यार ये बंदा तो कन्विक्टेड नहीं था, इसे गलत एविडेंस के दौरान कन्विक्ट किया गया है। या फिर तीसरा, मुझे अगर अच्छे से सुना नहीं गया हो तो। ठीक है। तो आप इसे नेचुरल जस्टिस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। बट दीज टू टर्म्स आर टेक्निकली डिफरेंट। ओके। अब इसमें भी सेम कंडीशन आती है, ये आपको 30 दिनों के अंदर फाइल करना पड़ता है और यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ पार्टीज ही फाइल कर सकती हैं जो इस केस से कनेक्टेड है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। मान लीजिए आपकी रिव्यू प्ली खत्म हो गई है, 30 डेज बचे हैं, मतलब अभी भी आप चाहें तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आप फाइल करना चाहते हैं और आप उस केस की पार्टी है। ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का या फिर न्यू एविडेंस का कुछ ना कुछ नया केस तो हुआ है, तो वहां पर सबसे पहले क्या होगा, अगर आप कोई भी क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके पास जाएगी। अब वहां पर उनकी डिस्क्रिप्शन होगी, मतलब वो देखेंगे कि हाँ रियल में नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, सही में कोई एविडेंस मिला है कि नहीं मिला। अब उसके तहत वो लोग क्या करेंगे, उसके तहत वो लोग आपकी क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए एक्सेप्ट करते हैं तो जो केस है ना वो ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। इट वोंट बी हर्ड इन द, इट वुड बी एक्चुअली हर्ड इन चेंबर ऑफ जजेस, नॉट इन ओपन कोर्ट। ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसका हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म भी होता है कि इस केस को भी ओपन कोर्ट में सुना जाना चाहिए, ना कि चेंबर ऑफ जजेस में, बिकॉज चेंबर ऑफ जजेस में काफी जो रूल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कंप्लीट क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो यू कैन लुक एट द एग्जाम्पल इन मोहरा मूवी, इफ यू हैव वॉच दैट मूवी। तो वहां पर जो हमारे एक्टर थे उनका क्या नाम था, यस सुनील शेट्टी,
सुनील शेट्टी को आखिरी में आप देखिए जजेस चेंबर में सुना जाता है उस केस को, ठीक है। तो दैट वाज नॉट प्योरली क्यूरेटिव पिटीशन बट काइंड ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन, बिकॉज आप जानते हैं कि हमारी मूवीज में जो भी फैक्ट्स रहते हैं और कॉन्सेप्ट रहते हैं उनको डिस्टॉर्ट करके दिखाया जाता है, बट एक एग्जाम्पल के तौर से आप देख सकते हैं उसको। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। नाउ लेट अस रिवाइज दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि किस तरीके से किसी पर्सन को कन्वर्ट किया जाता है, कौन कौन से उसके सामने ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद हमने क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, स्पेशली पिटीशन में डिफरेंस देखा, और अल्टीमेटली हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस क्यूरेटिव पिटीशन को क्या लाया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या सिग्निफिकेंस था, और अल्टीमेटली पूरी प्रोसीजर क्या होती है, मतलब किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस क्यूरेटिव पिटीशन को एग्जिस्ट किया, मतलब इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है। और लास्ट में जो ऑप्शन बचता है उसे हम कहते हैं मर्सी पिटीशन। अब मर्सी पिटीशन की जो पावर है वो किसके पास रहती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में विद सम मोर इंटरेस्टिंग न्यूज। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, एंड जय हिंद।